नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन टंडन और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगा। आओ बात करें कि तीसरे एपिसोड में प्रेजेंटेड बाय अर्जुन टंडन फिल्म्स। आज की हमारी गेस्ट जो है उनका बचपन से ही कला से नाता रहा है। She is trained in classical music and dance since childhood, which led her to success in theatre and acting eventually for nearly 40 years now. She has been a part of several theatre plays as well as television series. She has been one of the teaching faculties with the British School, Sri Ram Centre, the Dramatic Art and Design Company, and T-Series Stageworks. Currently, she is associated with FTC Talent Media and Entertainment as workshop head in Mumbai. और हाल ही में हमने इन्हें विकी डोनर, पीकू, पिंक, वॉर और मद्रास कैफे जैसी फिल्म्स में अभिनय करते भी देखा है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको हमारी आज की गेस्ट स्वरूपा घोष जी से। वेलकम मैम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कैसा चल रहा है आपका काम लॉकडाउन में? Lockdown, I think it's for everybody it's same, Arjun. I mean, mine is no special, but I think I haven't stayed at home for so long. So it's like rediscovering that time when you have to do the household chores and the work and together. But I'm glad because I spent a lot of time with my daughter. And recently her father's also kind of shifted here, so that has been a great help. So, मैम आपका जन्म कोलकाता में हुआ है एंड इट्स नोन फॉर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर। और जैसा कि हम आपके बारे में भी जानते हैं कि आपका भी बचपन से जुड़ाव जो है वो कल्चर, लिटरेचर से ही है। सो अपने पहले थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए और कब और कैसे आपने इस रंगमंच की दुनिया में अपना पहला कदम रखा? Okay. See, I have been very lucky क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो उस समय मेरे बाकी सारे दोस्त जो थे या जिन बच्चों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ उनके पेरेंट्स से थोड़ी अलग थे। बिकॉज मैं ये कह रही हूँ कि वो पेरेंट्स भी ऑब्वियसली अच्छे थे, पर मेरे पेरेंट्स के काम ही अलग थे। माय फादर वाज एन आर्टिस्ट, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की ग्रेजुएट थे। तो बड़ी छोटी उम्र में से ये सारे एक्सपोजर मेरे पास था। घर में हर संडेज लोग आया करते थे, खाना पकता था। पापा के ऑफिस के जो लोग हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के, वो भी सारे वही क्रिएटिव फील्ड में ही थे, पेंटर थे, कोई स्केच करते थे। सो बहुत एक बहुत खूबसूरत गैदरिंग हुआ करता था संडे। और मम्मी क्योंकि उनको लिटरेचर में काफी शौक था, तो दे ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर। सुबह से लेकर पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत हो रही है, आर्ट के बारे में बातचीत हो रही है, खाना पीना भी चल रहा है उसके साथ। चाय पे चाय चलता था। फिर हमारे बंगाल में वो संडे में बड़े मुरमुरा सब एक साथ मिक्स करके वो दिया जाता था। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। माहौल बड़े अलग से थे, जो मुझे कहीं किसी दोस्तों के घर में देखा नहीं मैंने। तो जब आप ऐसे माहौल में पले बड़े हो तो, और मेरे पर्टिकुलरली मेरी मम्मी पापा जो है वो फिल्म के बड़े शौकीन थे। कोई भी अच्छी फिल्म आती थी तो वो दोनों मिलके देखने जाते थे, बातचीत होती थी एक्टिंग के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में। अंग्रेजी फिल्म तब कलकत्ते में बहुत कुछ खास जगह पे दिखाया जाता था, पर ये दोनों जाते थे, थिएटर देखने जाते थे। तो वो माहौल मुझे बहुत हेल्प किया। मैं जब छोटी थी, एक्चुअली मेरे स्कूल में जाने से पहले ना मैं डांस स्कूल में दाखिला ली थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो वो मोहल्ले में कुछ डांस क्लासेस हुआ करता था। तो मैं हमारे घर में एक मौसी थी क्योंकि मम्मी नौकरी करती थी, तो ये मौसी मुझे शाम को घुमाने ले जाते थे।
तो मैं वो स्कूल में घुंघरू की आवाज सुन के वहां चली जाती थी और बाकी लड़कियां डांस कर रहे, मैं उसमें घुस में डांस करती थी। बहुत छोटी थी तब, पर ये मुझे याद है एक दो चीजें। तो उसी उम्र में, तुम विश्वास नहीं करोगे, नॉर्मल स्कूल में जाने से पहले मैंने डांस स्कूल में दाखिला लिया था। क्या बात है। हाँ सच में। फिर नॉर्मल स्कूल जब ज्वाइन किया तब उस वक्त उदय शंकर कल्चरल एसोसिएशन था, जो लेक गार्डन्स बोल के एक जगह थी, वहां पे लेक गर्ल्स स्कूल बोल के एक स्कूल हुआ करता था, वहां पे ये लोग क्लासेस लेते थे। तो मुझे वहां पर डाल दिया गया था क्योंकि मुझे डांस की इतनी शौक थी। तो वहां मैं क्लासिकल डांस में ट्रेन हुई, मतलब कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी सिखाया जाता था वहां पर। और तब मेरी उम्र शायद 7-8 साल की थी मैं, मुझे याद नहीं है, पर याद है पहले दिन की क्लास बहुत याद है अच्छी तरह। और वहाँ के जो गुरु थे कथकली के, उन्होंने एक बार मेरे फादर से कहा था, क्योंकि तब एक बार बातचीत हो रही थी कि पापा को शायद नौकरी के लिए चेन्नई जाना पड़े, तब मद्रास में। तो उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी कथकली बहुत अच्छी कर सकती है, और उन जमानों में लड़कियां नहीं करते थे कथकली, पर उन्होंने बोला था कि ये बहुत अच्छी करेगी, इनको आप उधर अगर जा रहे हो तो वहां पर आप मद्रास कल्चरल सेंटर जो है वहां पे उसको सिखाओ। पर अनफॉर्चुनेटली पापा नहीं गए वहां पे, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मैं वहीं पर काफी साल तक सीखा। उसके बाद मुझे मेरी थोड़ा सा सिकनेस, हेल्थ इश्यूज थी, जिसके वजह से मुझे, और उन लोगों का भी स्कूल चेंज हो गया बहुत दूर, रेड रोड कहीं पे, तो और मैं वहां नहीं कर पाती थी। फिर मैं बाद में CLT, चिल्ड्रंस लिटिल थिएटर बोल के एक बहुत फेमस स्कूल है वहाँ पे बच्चों का, वहाँ पे बच्चों को पपेट्री, डांस, बहुत कुछ सिखाया जाता है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि एक चीज मेरे मम्मी पापा पे के, मतलब उनका सोच ये था कि बच्चे सिर्फ खेले नहीं, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीखे अगर उसमें कोई हुनर है तो उस चीज को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड दैट्स वेयर आई मेट माय कथक गुरु, and I learned Kathak for 7 years. And 7 years, वो प्रभाकर का एग्जाम दिया था, अच्छा रिजल्ट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली देयर आर टू थिंग्स व्हिच स्टॉप्ड। वन इज आई हैड अ स्पाइनल इंजरी, मेरे दो वर्टिब्रा ऐसे 2 पॉइंट पे हैं। तो आई वाज अराउंड, आई थिंक कितने साल की थी, 15 या 16 साल की थी, नहीं उससे कम, 14-15 साल में ये हुआ था। तो आई हैड टू स्टॉप डांसिंग, बट एट द सेम टाइम ये भी था कि वो जो गुरु शिष्य परंपरा था वो मुझे किसी तरह रास नहीं आया, बिकॉज आई ग्रू अप इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। मेरे घर पे, घर का माहौल जो था वो बड़ा ओपन माइंडेड था। तो वो जो कंस्ट्रिक्शन था, उसका डिसिप्लिन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उसके साथ साथ जो सर्टेन रिचुअल्स होता था कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं पहनेंगे, इसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं कि मेरे घर में भी वो चीज नहीं था, पर कहीं पे जाके मुझे लग रहा था, क्योंकि जितनी मैं बड़ी होती गई, कि ये लोग उसमें ज्यादा फंस गए हैं, एक्चुअल उसमें नहीं, मतलब सीखने में जो है वो बात धीरे धीरे कम होता गया। वन, देन आई जॉइन जादुपी यूनिवर्सिटी विच वाज क्वाइट अ रेवोल्यूशनरी यूनिवर्सिटी इन कैलकाटा। तो वहाँ की माहौल बिल्कुल अलग था, अंग्रेजी ऑनर्स लेके पढ़ रही थी। एनीवे, यूं हुआ कि अराउंड द एज ऑफ 16 और 17, 16 साल की उम्र में, मैं कॉलेज में थी तब, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर पे जा रही थी, जब मेरे फादर जो एक ग्रुप थिएटर में तब प्ले कर रहे थे, जो प्ले बहुत हिट हो चुका था, बहुत जबरदस्त हिट हुआ था। और वो प्ले की जो हीरोइन थी, शी वॉज, आई थिंक शी आइदर गॉट प्रेग्नेंट और समथिंग, कुछ हुआ था कि वो शो नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने किसी और एक लड़की को लाए थे जिनको उस रोल के लिए। अब क्या हुआ, एक दिन पापा आए, शुरू हो रहा है, वो बहुत इन्वॉल्व थे, तो उनका, मैं सुन रही हूँ कि मम्मी के बता रहा है कि ये लड़की पकड़ नहीं पा रही है। और वो प्ले मैं इतनी बार देख चुकी हूँ, मुझे उसकी सारी डायलॉग्स पता है, टाइमिंग पता है, गाना तो मैं हर वक्त उसके गाती थी क्योंकि मैं गा सकती थी। तो अचानक मैंने ये सुना, पापा बोल रहे कि अगर ये जाती ना, ये
प्रॉब्लम नहीं होती। पापा कभी नहीं बोलती कि लड़की एक्ट करती है या अच्छी कर सकती है, कभी नहीं। ये जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी मेरे को नहीं कहा कि तू अच्छा करती है, नेवर। आई थिंक दैट वाज अनदर थिंग व्हिच ऑलवेज पुश्ड मी टू डू बेटर, क्योंकि पापा कभी मुझे लगता था कि और भी डेवलप कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। तो ये करके तब उन्होंने बोला, फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है फिर ले जाओ। तो मुझे अभी भी याद है रिहर्सल जाने से पहले मुझे बिठा के, मतलब काफी लंबा लेक्चर मिला था, क्योंकि उनको पता था मेरी टेंडेंसी क्या है। मैं बहुत रिबेलस थी, जिद्दी थी कि ये नहीं करोगे आप, आपको पढ़ाई खत्म करनी है, आपको एग्जाम देना है, आप ये सब नहीं, आराम से जाओ, ये बहुत कुछ सिखा के ले गए। मैं हाँ हाँ सब, एक बार जो ले गए बस आउट हो गए और वापस नहीं ला पाए। तब तक मैं इतनी जुड़ गई थी कि उनके लिए भी मुश्किल हो गया ये निकालना, और नजर में आ गई थी इन द सेंस कि ऑडियंस को पसंद आया था, डायरेक्टर को पसंद आया था। मुझे आज भी याद है मेरे जो डायरेक्टर थे औशित बोशु, औशित दा, बहुत फेमस एक्टर है, और उन जमान ऐसे डायरेक्टर्स अभी और नहीं है। आई हैव बीन वेरी लकी। तो उन्होंने जब मैं जाके पहले डायलॉग बोला तो उन्होंने कहा इसको नहीं होगा तो और किसको होगा। तो उसी से शुरू हुआ था, और तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरा 2 दिन रीडिंग हुआ था औशिता के घर पे बैठ के, और वो काफी लंबा चक्कर था, मतलब वो जहाँ रहते थे वो काफी दूर था मेरे घर में से, ट्रेन में जाना होता था, लोकल ट्रेन में कलकत्ता में। उधर जाके ये करके फिर जब मैं ब्लॉकिंग के लिए, मुझे 3 दिन मिला था, 5 दिन की रिहर्सल के बाद आई वॉज ऑन स्टेज। तो वो मेरा शुरुआत हुआ था, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे सबके सब मतलब 30 के ऊपर थे। तो मैं जिस दिन पहले दिन घुसी, सब जो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, और मैं सोच रही हूँ कहाँ लेके आए हैं। ऐसी बात नहीं, मतलब आप बड़े होते हो तो आपको पता है। फिर मुझे बाद में पता चला कि दिस वाज अ वे टू मेक यू फील कंफर्टेबल, मतलब जो इनहिबिशन होता है वो छूट जाती है। राइट। मतलब उसके बाद यूं हुआ था कि जो 40 साल के बंदा है मैं उसको नाम से पुकारती थी, आज भी दादा वादा कुछ नहीं बोलते थे, इट वाज लाइक दैट। तो चलिए अब हम चलते हैं कोलकाता से दिल्ली की तरफ। आप दिल्ली भी शिफ्ट हुई, तो हाँ, वहां पे आप एनएसडी में भी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एनएसडी दिल्ली में का, नहीं थी मैंने। बोलो। हाँ, तो दिल्ली का सफर आपका कैसा रहा? दिल्ली में यूं हुआ कि मेरी जब शादी हो गई तो मैं दिल्ली शिफ्ट कर गई। अब दिल्ली में तो मुझे उधर का थिएटर, और मैं कलकत्ते में एनएसडी के सारे जो लोग आते थे उनके शोज देख के बड़ी हुई हूँ। नांदीकार की जो फेस्टिवल हुआ करता था उसमें मनोहर सिंह वगैरह इन लोगों को मैंने देखा है, ओम पुरी जी। सो आई वॉज completely floored by their performance and everything. Also एनएसडी की एक ग्रेजुएट, वो डायरेक्शन लेके पढ़ा था, मधुश्री दत्ता, जो जादवपुर कॉलेज की अलुमनाई थी, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो बहुत एनएसडी के बारे में मुझे बताया, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके साथ एक प्ले हम कर रहे थे, मदर करेज। हालांकि बाद में इतनी लड़ाई झगड़ा हो गई, कर नहीं पाई वो प्ले मैं। पर मधुश्री से मैंने मतलब वो रिग्रेट मेरा रहेगा, क्योंकि कुछ हद तक my family intervened into it, for which मैं कर नहीं पाई उसको। पर मैं दोनों तरफ का ही समझती हूँ कि इनका प्रॉब्लम क्या था, इधर का प्रॉब्लम क्या था। एंड आई थिंक आई वाजंट, मैं तब तक मेरा उतना सोच बोलो या उतना कॉन्फिडेंस तैयार नहीं थी कि मैं खड़े होके बोलूं कि नहीं मुझे करना ही है। कहीं ना कहीं मैं जिस वैल्यू सिस्टम में बड़ी हुई हूँ, जितना भी वो ओपन था, एक सेंस ऑफ ड्यूटी बोलो, एक सेंस ऑफ वो था कि नहीं मम्मी पापा बोल रहे हैं कहाँ जाऊंगी, व्हाटएवर। तो उसमें क्या हुआ था, कर नहीं पाई, पर मधुश्री ने बहुत खूबसूरती से मुझे बहुत सी चीजें सिखाई थी कि एक चरित्र के पीछे कैसे सोच
होना चाहिए, कैसे कैरेक्टराइजेशन पे काम करना चाहिए, मैंने बहुत कुछ उससे सीखा था। तो जो भी हो, तो जब मैं और उन्हीं के पास मैंने पहले इब्राहिम अलकाजी के बारे में सुना था। उससे पहले मुझे उतना पता नहीं था, नाम तो जानती थी पर उतना उसके बारे में उतना नहीं जानती थी। उसके बाद जब मैं दिल्ली गई तो मेरे दिमाग में यही था कि यहीं जाना है। मुझे पता था कि मैं एनएसडी में दाखिला नहीं ले सकती। तब जाके मुझे एनएसडी रेपर्टरी के बारे में पता चला, और वहां जब मैं गई, मैं वहां ज्वाइन कर चुकी थी। वहां ज्वाइन किया मैंने, और मैं कैजुअल आर्टिस्ट के नाते जब पहले ज्वाइन किया तब वहां पर फ्रिट्ज बेनेविट्स आए हुए थे एक नाटक करने। उसी तरीके से मैं एनएसडी रेपर्टरी में ज्वाइन किया, और दूसरी बार 1 साल के बाद मैं जब उधर इंटरव्यू दिया तब मुझे मिल गया था उधर। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एनएसडी रेपर्टरी। और फिर वहीं पे 14 साल बाद अलकाजी भी उसी वक्त वापस आए हमारे साथ प्रोडक्शन करने के लिए। वो 14 साल थिएटर में काम नहीं किए थे, एंड दैट वाज द जर्नी व्हिच स्टार्टेड। तब से शुरू हुआ वो। पर एनएसडी रेपर्टरी में जाने से मुझे सबसे सुविधा ये हुई थी कि एक तो वहां पे चीजें बिल्कुल अलग थी। जैसे मैंने कलकत्ता में काम किया है उधर वैसे नहीं था। वहाँ जैसे कॉस्ट्यूम के डिपार्टमेंट का इंचार्ज, मतलब कॉस्ट्यूम बनाना, उसका सोच, ये सब लगते थे। प्रॉपर्टी का इंचार्ज होना मतलब प्रॉपर्टी के बारे में जानना, कहाँ से उसको जुटाना है, ये सब करना। यू बिकम द इंचार्ज ऑफ दैट। सो ये एक प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा पता चला था कि हाउ टू काइंड ऑफ ओन द जॉब। और हिंदी बेहतर हो गई। और सबसे बड़ी बात है, ये पहली बार हुआ कि जहाँ पे आप सुबह से जाकर लेके जो पसंद है वही कर रहे हो। दिस इज समथिंग यू डिडंट हैव इन कलकत्ता। तब तो नहीं थे जब हम, वो ग्रुप थिएटर का जो होता था कि हफ्ते में 3 बार हम मिलते थे, पर इट वॉजंट लाइक डे एंड नाइट चल रहा है। उधर रिहर्सल होना हो, आपका डे एंड नाइट कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो एक एक्टर की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से चालू रहता था। So I met, I mean, quite a few directors, famous directors like M.K. Raina. ये सब वहाँ पर shows करवा रहे थे। भानु भारती, बंसी कौल, फिर फ्रिट्ज बेनेविट्स, अलकाजी साहब के साथ हम लोगों ने 3 प्ले वहाँ पर किए। That's how the whole thing worked out. तो आपकी थिएटर जर्नी हमने जानी, अब थिएटर से हम चलते हैं आपकी फिल्म जर्नी पे। आपका डेब्यू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हुआ है। मेरी डेब्यू एक्चुअली टेलीविजन सीरियल से हुआ है। मैं जब दिल्ली में थी तब बॉम्बे में सीरीज नहीं हुआ करता था। नोएडा में जो स्टूडियो था उसमें ये लोग बहुत सारे सीरीज करते थे। उसमें भंवर बोल के एक सीरीज था, उसमें मुझे काफी काम मिला था। तो उससे कैमरा फेस करने का एक कॉन्फिडेंस आ गया था। और तब जो सीरीज किया जाता था तब आपके तरीके से नहीं, बिकॉज वो तब शुरुआत था, लोग उसको फिल्म की तरह ही टोटली करते थे। तो भंवर में भी पूरा जो सीरीज हुआ था उसमें वो लोग फिल्म की तरह ही उसको शूट करते थे, बिल्कुल। तो उसके बाद ये तो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। अभी जैसे टेलीविजन का है वैसे नहीं था उधर। एनीवे, बहुत साल मैंने जब थिएटर में इतना इन्वॉल्व हो गए, फिर मैं ब्रिटिश स्कूल में थिएटर पढ़ा रही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट डाडा में थिएटर पढ़ाती थी, थिएटर एंड टेलीविजन एसोसिएट्स के साथ श्री राम सेंटर्स में क्लास लेती थी। तो मेरे पास तब सोचने का वक्त ही नहीं था, और दिल्ली में तो फिल्म का वो नहीं था। तो अचानक ये मेरे पास आया था। जोगी मालंग जो है वो, उसको मैं बहुत साल पहले सहमत के एक प्रोग्राम में हम दोनों मिले थे। तब हम दोनों ही यंग थे। जोगी बहुत खूबसूरत गाना गाता था। तो उसको पता नहीं मेरी आवाज, अरे बहुत बढ़िया गाना गाता है। उसका गाना सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्या आवाज है उस बंदे का। तो वो, और मेरी आवाज बहुत भारी सा था, तो उसको मेरी आवाज बहुत पसंद आई थी और मैं तो फिदा थी उसके गाने में। तो इतने साल बाद जब जॉइंतो दास जो अभी गुजर चुके हैं, विकी डोनर में जो मेरे भाई का रोल कर रहा था, वो और मैं एक साथ विनोदिनी में काम कर रही थी। वो गिरीश घोष करते थे और मैं विनोदिनी करती थी। तो जॉइंतो ने मुझे कहा कि सुन, ये जोगी आया है,
तू एक बार मिल लेना। तो मैंने कहा जोगी आया है इतने साल बाद? तो मैं तब बोला कि हाँ आ जाना। तो मैं गई, जोगी से भी बात, जोगी ने कहा दीदी आ जाओ, एक ऑडिशन देना है। तो मैं बिल्कुल, जोगी से मिलना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं तब इतना, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं ऑडिशन दे के आई, सिंपल सा है, उसने बोला था कि कुछ करना नहीं है। तो मैं गई, ऑडिशन दे के मैं चली आई जोगी से बात करके। पता चला शुजित फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। शुजित को मुझे वेगली याद है, वो एन.के. शर्मा के थिएटर ग्रुप में था, और मेरे ख्याल से 1 या 2 बार मैं यूं ही मिली थी, ना ही उतना कोई दोस्ती या कुछ नहीं था। वेगली याद है मुझे। पीयूष को याद है, पीयूष मिश्रा वगैरह, पीयूष उधर काम करता था, और वो लोग रिहर्स करते थे वही एलटीजी के बाहर, वो कोई अंदर नहीं उसको मिलता था, बाहर पीछे गार्डन में वो लोग करते थे रिहर्सल। अब कुछ दिन बाद मैं श्री राम सेंटर में क्लास ले रही हूँ, अचानक फोन आ गया कि दी आप ये डेट्स खाली नहीं, डेट्स फिक्स्ड है, आप वो रखना, अपने आप को खाली रखना। बड़ी बात है, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोला कुछ, एकदम मैंने, तब तक कुछ छोटे मोटे फिल्म्स आ रहे थे, तो मुझे लगा ये भी ऐसे ही कोई फिल्म होगा। अब फिल्म शूट भी करके आए, शूट में बहुत मजा आया, अच्छा लगा, व्हाटएवर। फिल्म रिलीज हुई 2 दिन में तो बात ही पलट गई एकदम। So, when things happen, it happens like that. मैंने कोई खास तौर पर ट्राई नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मुझे बॉम्बे में काम आना शुरू हुआ। उसके बाद अच्छा, तब एक विकी डोनर की शूटिंग के बाद मेरे पास 12 बोल के एक फिल्म का आया था। वो श्रीलंका में शूट हुआ था। हम नियरली 2 months हम वहीं पे थे। 2 months, 1.5 month थी मैं, दिसंबर से लेकर पूरी जनवरी। फिर फरवरी में आई, मार्च में मेरे ख्याल से शूटिंग दोबारा सुजीत के वहां से बुलावा आया कि एक टेलीफिल्म करने, एड करने के लिए। फिर बॉम्बे आई, तो तब से ये आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान मैं एक सावधान इंडिया का एक एपिसोड किया था, जहाँ पे सचिन घोष डायरेक्टर थे, एंड आई नो बहुत साल बाद मैं टेलीविजन में काम करने गई, and I thoroughly enjoyed that shoot. And I think Sachin became like a brother to me, the most closest person. मतलब, और वो उसके बाद सचिन और मोना दोनों मुझे जब भी बॉम्बे आती थी मैं जरूर मिलती थी, और उनका एक ही बात हुआ करता था कि बहुत हो गया आपकी ये 9-5 की नौकरी, अभी आप आ जाओ बॉम्बे, काम मिल जाएगा। तो ये चलता रहा कई साल, मतलब 12 से लेकर 13, 14, 15, 16, फिर 17 को आ ही गई। ये था। मैंने देखा था आपका सावधान इंडिया वाला एपिसोड, एंड मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैंने आपको सबसे पहले विकी डोनर में ही देखा था, एंड और जो आपके ब्रदर का रोल प्ले कर रहे थे, तो जब वो सीन आता है जहाँ पे कन्फ्रंट कर रहे हैं आपके वो ब्रदर यामी गौतम से कि लड़का क्या करता है, तो जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है वो मेरे को आज भी अच्छे से याद है। मैं घर में मम्मी के सामने उसको इनैक्ट करता हूँ, and mom used to laugh a lot. बोला अमिति की कॉलेज, you know I hate North Indians, not to me modern smart Bengali women। तो वो सीक्वेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा प्रत्यक्ष, तो मैंने तुरंत मम्मी को कॉल करके बोला, अरे मम्मी वो भी हैं। मम्मी बोली कौन? तब तो मुझे आपका नाम भी जेन्युइनली बोला, मुझे आपका नाम उस समय नहीं पता था। अभी भी बहुत से लोग नाम नहीं तो जानते, उसमें कोई मैं बात आपको नहीं, बोल मुझे रहा हूँ, हाँ मैंने लिटरली डाला ये गूगल पे विकी डोनर कास्ट, उसमें आपका नाम दिखा स्वरूपा घोष। मैंने तुरंत मम्मी को बोला, अरे मम्मी वो स्वरूपा जी भी है यहाँ पे जो विकी डोनर में है, इनके साथ भी काम करूंगा मैं शायद। तो वैसे मैं आपको और पर्सनली तब जान पाया, लेकिन आपकी फिल्मोग्राफी देख के मुझे एक चीज तो लगा कि आपके पास ज्ञान का भंडार तो खूब है, और कोई आपका ज्ञान नहीं, नहीं मैम, मैंने एक्सपीरियंस है। आपके साथ काम भी किया है, आपके वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं, तो इतना तो मैं जान गया हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखना है। You know, the biggest learning I had of life is that never stop learning. सीखना कभी बंद मत करो।
मुझे अभी भी मन करता है सीखने का, कुछ भी। मेरे लिए जो नहीं मैं कर सकती हूँ वो सीखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अच्छा लगता है या कर देखूं। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीखना जब बंद कर देते हैं इंसान तब वो खत्म हो जाता है। सो जैसा कि हम आपकी फिल्म के बारे में बात कर ही रहे थे, मैं ये जानना हम्म, चाहूंगा, आपने पिंक, आपने पीकू जैसी फिल्म में भी काम किया है, जहाँ पे इरफान सर थे, मिस्टर बच्चन के साथ आपने काम किया है। हम्म, हम्म। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? आ, मुझे जिस दिन पहले पता चला था कि मुझे पीकू के लिए कास्ट किया गया है, मैं तो मतलब मेरा पहला सवाल यही था जोगी से, अच्छा सर के साथ होगा, मतलब मिस्टर बच्चन के साथ सीन हो जाए? हाँ हाँ, सबका है, आप सोचो मत, आ जाओ। बिग और ड्रीम। मुझे सबसे एक बात, आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू व्हाट आई रियली रियली एम ग्रेटफुल टू शुजित अबाउट। मैंने ना उसका जब विकी डोनर हुआ था, मेरे ख्याल से मेरा 4 या 5 दिन की शूट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। 3 या 4 दिन का, और बड़े मजे से शूट हुआ था। और जॉइन तो और मैं तब तक ऑलरेडी एक साथ प्ले कर रही थी, सो वी वर वेरी फेमिलियर टू ईच अदर। जो सीन के बारे में तुम बता रहे हो, मुझे मतलब कभी लगा ही नहीं, बिकॉज जॉइन तो और हम इतने खास दोस्त थे, और बहुत अच्छा इंसान था, एक्सीलेंट, मतलब इतना अच्छा इंसान था। मैं बहुत मिस करती हूँ उस बंदे को, बहुत वेरी नाइस मैन, इतना वेल रेड था और मजेदार एक्टर था। अब जो जॉइंटो के साथ विकी डोनर हो जाने के बाद मद्रास कैफे में, वैसे 2 दिन का था, पर अगेन आई एंजॉय थॉरली। तो मद्रास कैफे के वक्त मैंने शुजित को बोला था कि सुनो, इसके आगे वाले में अगर मुझे 10 दिन का रोल नहीं मिला ना तो मैं नहीं आने वाली हूँ, ये क्या बात है, तुम 2 दिन 5 दिन पे रखो। एंड माइंड यू, ही एक्चुअली गेव मी 15 days of work. I was so touched by it कि क्या जरूरत थी, पर उसने किया। मुझे बहुत पसंद आया था, एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर, बिकॉज मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी। जब कोई एक बड़ा एक्टर आपके सामने आते हैं, आप अगर उसमें खो जाते हो, देन यू कांट परफॉर्म। मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा, सो आई न्यू दैट आई हैव टू फोकस ऑन माय रोल, और ये जो रोल है ये इसको कुछ भी बोल देता है, matlab very curt, this woman. So all I did was I focused on what I needed to do, and that's it, और कुछ नहीं किया। And he was a fantastic co-star. मतलब मुझे कहा गया था, पहले ही बता दिए थे इन लोगों ने कि सर बहुत रिहर्स करते हैं, तो मुझे तो खुशी हुई, क्योंकि मुझे तो रिहर्सल में, तो पहले दिन जब मैं गई कि अब वो अकेले, मैं तो तैयार होके, मेरी आदत ही है तैयार होके कॉर्नर ढूंढ लो। तो पहले दिन मुलाकात हो गई, उसने बुलाया मुझे। एक चीज मुझे हर, मतलब मेरी जिंदगी भर याद रहेगा, मैं आइडिया की एक वो किया है, ऐड किया था। तो मैं पहले दिन जब मिली, वो टेबल पे बैठे थे, डाइनिंग, शुजित ने मुझे बुलाया था, तो मेरा जो स्टूडेंट था, जो एडी का काम करता था, नितिन, आके मुझे कहा कि मैम आपको सर बुला रहे हैं, सर आ गए, बच्चन साहब आ गए। तो मैं गई, तो वो डाइनिंग टेबल के कॉर्नर में बैठे थे, तो मैं आई, इमीडिएटली ही गॉट अप, नमस्कार बोल के, साहब से नमस्कार, बैठ गई मैं, कैसे हैं आप, कैसे हो, नहीं ये, क्योंकि एक दिन पहले उसमें निकला था पेपर में कि, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है, बोल रहे नहीं नहीं वो ठीक है, उसे जो भी हो गई बात। तो शुजित ने कहा कि एक बार रिहर्सल कर ली, मैंने कहा हाँ। तो मैं, वो बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था, इस कॉर्नर से जाके हेड ऑफ द टेबल उस तरफ बैठी, और मेरी चश्मा ऐसे टांगे हुए थे गले में, तो मैंने पहना, सुजीत से कुछ पूछने जा रही थी, एंड ही, in that second, 10 seconds, he observed. I still remember he just slapped the table and said, now I know who you are. You are the one who did idea ad with my son. तो मैं ना, मैंने कहा कि वो, मैं तो आपको ही देखता रहता हूँ उसमें। जब इसने वो कहा, मैं आपको साफ बता रही हूँ, सबके साथ तुम ये पोस्ट करोगे फिर भी बता रही हूँ, मैंने ना मन में सोचा कि ये तो फेंक रहा है, ये फेंक रहा है।
And so he understood that I didn't believe him, and he enacted the whole scene. He said, "आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये." I didn't know what to say. I mean, here's a man who was nearly 70. I think उस वक्त उनका 72 साल उन्होंने सालगिरह मनाया था पिकू के वक्त थी. मैं सोचो ये, एंड अच्छा भी लग रहा था कि उसने ये देखा है. Coming from a very legend actor, तो हाँ, so बात है. after that, I mean, I don't know, it was a smooth sell for me. मुझे मैं करती थी एंड ही अच्छा नेक्स्ट डे जब रिहर्सल की बात है, पहले दिन तो वो डाइनिंग टेबल की सीन थी, सबको ही आ गए, दीपिका फिर इरफान, सो इट वाज अ हो गया. दूसरे दिन जो सीन होने वाला था कि वो आंगन में, तो मैं तैयार होके पीछे उधर बैठ के किताब लेके बैठी थी. लाइन तो मैंने पहले ही याद करके रखा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. अब वो आके मैं देख रही हूँ घूम के लाइन बोल रहे हैं, तो जब मेरी लाइन आई मैंने दे दिया, तो उन्होंने एकदम यूं देखा पीछे मुड़ के कि मैं लाइन दे दी, एंड देन ही कंटिन्यू. वो जो फर्स्ट दिन की रूटीन थी वो रूटीन सेट हो गया था. कभी उन्होंने अलग से आके नहीं बोला, मैंने नहीं बोला. whenever he would be there and I knew this was my scene, I would be there. and एक दिन हुआ था कि उनके लिए एक सितार लाना था, तो शुजीत के असिस्टेंट ने बोला कि शरूपा दी कोई पॉसिबिलिटी है किसी से, तो मैं फोन पे किसी से बात कर रही थी सितार के लिए. और उस दिन सेट में लोग भरे पड़े हुए थे, मेरे ख्याल से उस दिन सौरभ गांगुली आए हुए थे और पता नहीं कौन कौन आए हुए थे. तो मैं फोन पे बात कर रही थी और वो क्यों दे रहे थे और मैं क्यों मिस कर गई. तो यूं देखा तो किसी शुजीत ने बोला क्या फोन रखो क्यों. दैट वाज द ओनली डे इट हैपेंड. पर उससे पहले इट वाज लाइक एवरी डे इट वाज अ सेट रूटीन कि मैं क्यों दूंगी, देंगे, एंड इट वाज अनसेड. और मजे की बात होता था कि मैं ये गाड़ी मेरी आती थी, मैं पहुंचती थी और मैं सबसे पहले जाने की कोशिश करती थी, बिकॉज यू नो आई प्रेफर टू गो. जो तुम लोगों ने भी देखा है कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ. Yes. तो मैं पहुंच की मैं देखती थी कि ये आया है कि नहीं, क्योंकि टाइमिंग हम दोनों का कॉल टाइम एक ही टाइम पे होता था. सिर्फ 18 या 23 दिनों में मैंने 2 दिन उसको बीट किया है, वो भी मतलब 1 मिनट के लिए. मतलब मेरी गाड़ी आई, मैं देखा कि कोई नहीं है, नीचे उतरी, देखा गाड़ी, वो पीछे गाड़ी आ गई. मुझे पता नहीं, he would always be the first on set. ये तो कहा ही जाता है that Mr. Bachchan is always on And time. he was like crazy. मतलब हम हंस हंस के पागल हो जाते थे वो सारा दिन कुछ ना कुछ. और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हर रोज जाती थी, मेरे कैरेक्टर का नाम था मोनिका की. ओके, अब उनकी काकी नहीं थी, मैं उनकी भाभी थी. और छोटे बंगाल में छोटे भाई की जो बहू होते हैं उसको तो भाभी नहीं बोलते, उसको मतलब बहन की तरह देखा जाता, नाम से ही पुकारते हैं, या तो छोटो बहू बोलते हैं ऐसे. उन्होंने मुझे मोनिका की बोलते थे, मोनिका की. तो मैं कभी भी आऊं, मैं चुपचाप जाके कॉर्नर में बैठ जाती थी, ना ही जाके कहीं बात करती. वो जब भी नजर आती थी वो जरूर आके, और मेरे साथ किताब होता था, क्योंकि उतनी देर बोर हो जाती थी, कहाँ तक वैनिटी में बैठू, क्या करूं, किताब लेके पढ़ती थी. आके पूछते थे कि मोनिका की नमस्कार. नॉट अ सिंगल डे, एक दिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं पीछे से निकल रही थी, और उस दिन मैं जीन्स और टी शर्ट में. हाँ, जो मेरी मतलब एक होता है ना कि कई जगह पे आपको लगता है कि ये पहन के नहीं आना चाहिए था, व्हाटएवर, मैं काम के उन्होंने कभी वैसे मुझे पहन निकल, नमस्कार मोनिका, आप अभी जा रहे हैं. मैंने कहा हाँ, एंड दैट डे माय मदर वाजंट वेल, तो मैंने कहा नहीं मेरी मम्मी, अच्छा जाइए आप, कोई बात नहीं, पहुंचो. एंड ही वाज लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ चलता था, मतलब हंस हंस के पागल हो गए थे हम. बट फैंटास्टिक. उतना ही मजा आता था मौसमी दी के साथ बात करने में, बहुत चर्पी थी, एंड शी यूज्ड टू टॉक यू नो incessantly.
बहुत मजेदार, बहुत स्वीट थी. So it was a great time I had. And इरफान आई न्यू बिकॉज ऑफ एनएसडी रेpertory, कई बार आते थे. फिर वो अंजन के एक फिल्म में भी काम किया था. सो टाइम टू टाइम उससे भी बातें हुआ करते थे. तो ये it's a great experience, and it is amazing to see how and he was a fantastic co-actor, Mr. Bachchan. मतलब कभी लगता ही नहीं था कि एक्ट कर रहे हैं. Like, you know, scenes used to flow like that. बहुत मजेदार था, अच्छा चला था. बहुत बढ़िया, मतलब इन लोग के दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कई बार उनको जिस देखने से ही आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं. Absolutely. I enjoyed that thoroughly. Absolutely. I I was amazed can the relate with amount you. of rehearsal. हाँ I can relate with you कि जब आप ऐसे लेजेंड्स के साथ जब आप काम करते हो और जो इतने बड़े हैं अपने क्षेत्र में, जब हाँ हाँ. मैंने आपसे ये शेयर किया था जब फर्स्ट टाइम आप एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी, तो वो वर्कशॉप मैंने जब डायरेक्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन बैक माइंड में मेरे ये चल रहा था कि क्या ये सपना है कि मैं दीपक घोष की वर्कशॉप को डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरा वैसे फर्स्ट कुछ टाइम था नहीं, वो. मैं सीरियसली इट नो इज नो आई मेरे लिए एंजॉय इट. आप काफी बड़ी हैं मेरे लिए, और काफी सीखा है मैंने आपसे भी. तो मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू ही था, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं एज अ डायरेक्टर ही पहली बार आया था वहाँ पे. तो शुरुआती में अगर मैं आपके साथ काम करने को मौका मिला मुझे, मेरे लिए थैंक यू बहुत सो बड़ी मच. बात थी. मैंने आपसे शेयर भी थैंक किया था यू. ये हाँ, तुमने कि बोला था, फर्स्ट तुम हर बार जब मिलते हो तुम बोलते हो ये बात. थैंक यू सो मच. टाइम. नहीं, ये बात सही है. मतलब मैंने जैसे अलकाजी साहब जो जब डायरेक्ट करते थे, जब सिखाते थे, I think when today I train people, I see that how much I have been influenced by him. That how he approaches, what he says, why he says, how he, you know, plays around with it. So it is a learning process. अगर आप सीखना चाहते हो, I was amazed the amount of rehearsal बच्चन साहब would do. कि हम भी, and I was very happy because I love to, because बेड मतलब एक आंगन के सीक्वेंस में एक ही रोल लाइन को वो 5 तरीके से इधर से करके ये देख के, and it's very inspiring. Then you feel कि okay, I'm doing the right thing, I do the same thing. So I'm, you know, कई बार कई लोगों ने मुझे कहा इतनी रिहर्स क्यों करते हो. अब मेरी आदत है, बिकॉज एक तो हिंदी, तो लाइन को उसको ब्रेक करना. So I feel more confident कि जब मैं कर चुकी हूँ वो चीज. So that is why it's very important for me to rehearse. किसी और के साथ ना हो तो अपने साथ ही ये मूव कैसे होना चाहिए, whatever. Rehearsal is important. It makes a lot of Very difference. important. For me, it makes a lot of difference. Yes. Yeah. So मैम अभी हमको ये बताइए, हमारे काफी दर्शक, जब मैंने बताया भी था कि हमारा अगला इंटरव्यू स्वरूपा जी से होने वाला है, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आपको अब हम कौन से नए फिल्म में देखने वाले हैं, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अब मेरा 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी शूट हो चुका है, तो ये पैंडेमिक के वजह से थोड़ा सा उसका ऑब्वियसली टाइमिंग गड़बड़ हो चुका है. मैं 2 फिल्म ऑलरेडी कर चुकी हूँ. एक ब्रिटिश इंडियन है जो मुझे बहुत मजा आया करने में, गेम ऑफ टू हाफ्स, एंड देयर इज अनदर जो राहत काजमी के हैं, वो है एम आई नेक्स्ट. वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो चरित्र मुझे मिला था, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. Had a lovely time in the shoot in Jammu, and that was right before the lockdown happened. Yes. February में गए हम लोग, फिर आके ही होगा. तो ये 2 प्रोजेक्ट तो अभी है, मतलब रिलीज करने वाले हैं. मुझे पता नहीं कब करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक अनसर्टेन राइट नाउ. अभी 1-2 प्रोजेक्ट के बारे में बातें चल रही है. ऑडिशन फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दे चुकी हूँ. अगर वो मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल रोल. कुछ रोल्स होते हैं ना जो आप करना चाहते हो, तो ये ऐसे ही है. कई सारे एड फिल्म्स में कर चुकी हूँ. ये एक बहुत मजे की बात है कि एक साल में अचानक इतने सारे एड फिल्म्स एक साथ आ जाते हैं, और जब एज एन एक्टर मुझे और कुछ नहीं मिलता तो मैं उसमें ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उसमें ही कुछ ढूंढती हूँ कि अगर वो मिल जाए तो.
कई सारे किया है। अभी और एक एड की बात हो रही है, वो स्क्रिप्ट बहुत प्यारा है। मैं एक्चुअली अपने आप से एजेंट को बोल चुकी हूँ, सुनो नेगोशिएट कर लेंगे पर ये मैं करना चाहती हूँ। अब पता नहीं क्या होगा, बिकॉज क्लाइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। Yes. तो अभी फिलहाल और एक कलकत्ते वाले काम की बातें हो रही है, तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल उतना कुछ श्योर नहीं है, क्योंकि सभी धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं ना, कोई भी Yes, yes. अचानक से। और एक बात है मेरे साथ, मुझे लगता है कि जो हो रहा है यहाँ पर इज दैट, ये मुझे मनीष चौधरी, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड एंड ब्रिलियंट एक्टर, मनीष ने कहा था कि स्वरूपा, तो एक दिन मैं बोल रही थी क्या हो रहा है, ये काम नहीं मिल रहा है, क्या करूं, जिस किस्म के काम चाहिए। तो उसने कहा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, दे डोंट नो वेयर टू पुट यू। तो ये मेरी जिंदगी की कहानी रह चुकी हो। कई बार जब यंग थी, अच्छा मैं गई तो कहते कि यू नो यू लुक टू एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड, और मैं निकल के हैं ये ऐसे साड़ी अच्छा, otherwise I've gone somewhere, so they'll look at me, नहीं you know we need somebody, मतलब कई लोग तो बेचारे वो बोलना सही चाहते हैं पर उसको पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। so I come, मैंने कहा इस शक्ल में तो मुझे रोल ही नहीं मिलने वाली है। तो ठीक है, take it with, you know, you have to laugh at it, जब होगा होगा। और बाकी FTC में जो मैं करती हूँ वो तो आपको पता ही है। Yes. तो उसमें I'm learning a lot, Anshul. I'll tell you, it is really interesting because this is a completely different world from where I have come. But मुझे बहुत मजा आता है कि कंप्यूटर में मैं जूम कॉल में कर रही हूँ, पोर्टल में क्या हो रहा है देख रही हूँ, एंड सारे यंगस्टर्स है, अच्छा लगता है मुझे जाके, बहुत सी बातें होते हैं। सो इट्स ओके, आई मिस यू डेफिनेटली। I miss you हाँ, too, ma'am. आई मिस मेरा पर एसोसिएशन रहा ठीक है। है एफटीसी के साथ हाँ भी, तो हाँ, और I आप know that. That is why I do yes, miss you. yes. I miss a lot of people, but yeah, it's I'm enjoying it. चल रहा है जैसे चल रहा है, and I also take online classes. So वो भी चल रहा है. I've started. So um, yeah, it keeps me busy. So जब आप एक्टिंग या थिएटर नहीं करती, कोई रिहर्सल्स नहीं करती हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? कुछ नहीं करती। कुछ नहीं। I love to laze around. नहीं वो तो नहीं होता का, टू सम एक्सटेंट एक लेजीनेस होता है मुझ में। उस दिन जरूर मैं जल्दी नहीं उठती, टाइम लेती हूँ सोने को। बट इफ यू आर आस्किंग दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इंटरेस्ट मी, if I'm, you know, if I'm not working, or what are my hobbies, not every day, but I do love to cook once or twice special कुछ, वो अच्छा लगता है। I not every day. Don't ask me to do it every day. I hate it. But there are certain dishes and certain days अच्छा लगता है, बट वो मेरा मूड के ऊपर डिपेंड करता है फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे कल मेरे बच्चों के दोस्त आए थे तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था मैं करूंगी, फिर आई गॉट सो टायर्ड, ऐसे मैं नहीं करने वाली हूँ। कोई बात नहीं, माम समझ गए थे। बाय द टाइम यू केम बैक यू वर टू टायर्ड। But what I really love is reading is something I just love. किताबें पढ़ना, I love to read. I knitting is one of my very it's a very stress releasing exercise for me. और एक बात सुन के हंसोगे, I have a certain amount of OCD and I love washing utensil. कोई अगर मुझे, जिस जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं था, अगर कपड़े धोने के लिए कहता था मैं नहीं करूंगी, कपड़े धुलना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा वॉशिंग मशीन में डालो, इजी। यू नो आई लव वॉशिंग यूटेंसिल। वो जो गंदा धीरे धीरे साफ हो जाता है, आई फील सो गुड अबाउट इट, आई कांट टेल यू। मतलब एंड आई लाइक टू सी देम क्लीन, मतलब वो साफ हो रहा है। साफ होना तो अच्छा लगता है, लेकिन बर्तन धोना पसंद है, ये पहली बार मुझे सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, और मुझे वो बहुत कैथार्टिक लगता है। गुस्सा हो, कई बार लाइंस मैं रिहर्स करती थी वो करते हुए। आई लव इट। मुझे यूटेंसिल धोना बहुत पसंद है। आजकल नहीं करती हूँ, वो एलर्जी वगैरह होता है, तो ग्लव्स पहन के फिर भी खुश, मतलब आई लव इट। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट आई डू लव इट। मुझे बहुत पसंद है ऐसे। मुझे और भी, मतलब आई डोंट नो, यू नो, reading is a part of my habit.
मतलब दैट्स वेरी वेरी देयर. हाँ, पर उसके सिवा there are other things I used to do because when we grew up we didn't have television or whatever, so me and my brother we had to keep ourselves busy because both parents used to work. तो उसमें क्या होता था कि हम तरीके ढूंढते थे. अब पापा आर्टिस्ट थे तो पेपर कटिंग ये सब, तो मुझे एक वो डॉल मेकिंग बहुत पसंद है. तो अभी मैंने वो फ्रेम, वो जो डॉल की फ्रेम्स है वो अभी तक मैंने फेंका नहीं है. पिछले 10 सालों से वो शायद मेरे इधर है, अभी इधर ही है, उसको अभी बनाना है. ऐसे ठीक है, अब बनाओ, अच्छा लगता है. आई लव मेकिंग थिंग्स, कुछ मुझे अच्छा लगता है. तो ये है. वैसे Okay. तो मन नहीं कर रहा है कि इंटरव्यू क्लोज करूं, लेकिन जाते नहीं. जाते हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो सपने लेकर आते हैं, उनको एक मैसेज दे दीजिए कि अगर आप आ रहे हैं तो क्या करके आए कि आप सक्सेस पा सके इस इंडस्ट्री. You know, success is a very relative thing, Arjun. मुझे लगता है कि हार्ड वर्क की कोई क्या कहते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट नहीं है. Work hard on yourself. In the sense, I'm not saying that you'll be hard on yourself. What I mean is that करो, काम करो, उसको प्रैक्टिस करो, अपने ऊपर काम करो, बेहतर करो, चीजें जो चीज में आ रहे हो उसके बारे में जानकारी लो, उसके पीछे काम करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को कितना बेहतरीन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क, वो करो. मुझे कई बार लगता है कि आज के जमाने के जो बच्चे हैं वो बाहर वाली चीजों में ज्यादा फंस जाते हैं रादर देन वर्किंग ऑन द स्किल्स. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो देखो, दूसरों की काम देखो. हमारे वक्त पे हम लोग एग्जीबिशन देखने जाते थे, थिएटर्स तो देखते ही थे. हाँ, सो दूसरों की काम देखना बहुत जरूरी है. खुद पर काम करना जरूरी है. पढ़ो. पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टरेट करना है. कहानियां पढ़ो, कविताएं पढ़ो. इतने हमारे लिटरेचर इतना सॉलिड है, उसको पढ़ो. उसमें क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन खोलती है. मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी में पढ़ो, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, या तो मराठी या तो कन्नड़. सारे प्लेज आजकल वो हो चुके हैं, मतलब ट्रांसलेशन आ चुका है. अडेप्टेशन हाँ, अवेलेबल है, अडेप्टेशन है. पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अनदर थिंग आई टेल एवरीबडी, सही दोस्त चुनो, सही लोगों के साथ रहो, एंड यू विल फाइंड समथिंग. थैंक यू सो मच, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया. नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग. ये इंटरव्यू जब आएगा देखेंगे, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितना प्यार आप हमारे एपिसोड्स को दिए हैं, फर्स्ट सेकंड एपिसोड को, उतना ही इसको भी दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और रिव्यूज दीजिए कि आपको एपिसोड कैसा लगा. और ये हमें बता सकते हैं आप कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको इंटरव्यू कर पाऊँ. प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज नए नए लोग आएंगे, नए नए चीजें आप जान पाएंगे, और यही एक जरिया बन गए हैं सबके साथ बातचीत करने के लिए. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा आप अगर सब्सक्राइब करें. पता नहीं आपको जो चाहिए वो ही मिल जाए यहाँ पर, ये भी तो हो सकता है ना. पहले तो उनसे मिल ही नहीं पाते थे, अब तो मिलने की जरिया बन चुका है. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and give your comments, because then I'm sure they'll make it even more better. मैंने अभी कहा अर्जुन से, मैं तो खुद ही नाम भेजूंगी, इनका इंटरव्यू मुझे देखना है. यस मैम, प्लीज बताइए किनका करना है, मैं डेफिनेटली उनका इंटरव्यू करूंगा. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू.